Welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 12 of class 11th physics, that is thermodynamics. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आता है और ये फिजिक्स में भी आता है. अगर आप इसको यहाँ पर समझ लोगे तो आपकी केमिस्ट्री में हेल्प हो जाएगी और अगर आपने केमिस्ट्री में समझ लिया होगा तो यहाँ पर भी आपकी हेल्प हो जाएगी. देखो चैप्टर काफी बेसिक सा और काफी सिंपल सा है, छोटी छोटी टर्म आती है और वैसे भी इसमें से तो मतलब सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी टॉपिक जो हार्ड बोल सकते हैं, जो मेन टॉपिक थे वो आपके हट चुके हैं, तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर आ जाता है. इस एक सिंगल वीडियो में चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कोई भी आपका क्वेश्चन है इस वीडियो से मतलब हर चीज आपकी कवर हो जाएगी. ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो जी शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की. देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, ये ब्रांच होती है साइंस की जो कि आपका टेम्परेचर और हीट के जो कंसेप्ट होते हैं उनसे डील करते हैं. मींस हीट्स में अगर हीट में चेंज करेंगे तो बॉडी में चेंज क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो बॉडी कैसे इफेक्ट करेगी, ये जो सब कंसेप्ट होते हैं हीट और टेम्परेचर के वहां जहां पर हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स. अब यहां पर थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम आता है. तो देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी जहां पर भी आप काम कर रहे हो उसको हम बोलते हैं सिस्टम. फॉर एग्जांपल मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं तो मेरे सामने कैमरा हो गया, फोन हो गया, मेरे नोट्स हो गए, मैं हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक सिस्टम बना हुआ है. जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप अपना मतलब फोन पे या फिर अपना लैपटॉप पर जहां पर पढ़ रहे हो आपके सामने नोटबुक रखी है जहां पर आप इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहे हो, या फिर आपका जो पूरा एक रूम हो गया वो आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरह से सिस्टम हो गया. तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम आता है. तो एन असेंबली ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ पीवीटी मींस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर. इन तीनों का ध्यान रखना, ये तीनों आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे पूरे चैप्टर में. तो किसी एरिया में जहां पर पीवीटी जो तीनों चीजें हैं पार्टिकल्स की वो क्या होंगी, एवरेज सेम होंगी, तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी जगह को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम. आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है जो पीवीटी तीनों जो हमारी ये वैल्यूज हैं इन तीनों का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम, जो कि पीवीटी इन तीनों में जो रिलेशन दिखाएगा, बेसिकली जो ग्राफ्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम. अब कुछ प्रोसेस की बात करते हैं. जैसे सबसे पहले आता है आइसोथर्मल. देखो आइसोथर्मल, थर्मल से यहां पर टेंपरेचर से रिलेट करना, तो द प्रोसेस इन विच P एंड V चेंजेस, जहां पर P और V तो चेंज होंगे बट जो हमारा टेंपरेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. इस प्रोसेस में हमारी जो वॉल्स हैं वो हमेशा कंडक्टिंग होती है और ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, स्लो होता है. आगे बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक में हमारा क्या होगा, नो हीट ऑफ ट्रांसफर होगी और जो उसमें वॉल होगी वो हमारी नॉन कंडक्टिंग होगी. साथ साथ जो प्रोसेस होगा वो हमारा फास्ट होगा. फॉर एग्जांपल साउंड वेव. तो साउंड वेव बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, साथ साथ जो वॉल्स है वो नॉन कंडक्टिंग होती है इस एडियाबैटिक प्रोसेस में. ठीक है. नेक्स्ट बात है आइसोकोरिक. तो कोरिक का मतलब क्या होता है, कोरिक एक तरीके से हमारा रिलेट होता है वॉल्यूम से. तो इस प्रोसेस में जो होगा हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक. अब बात करते हैं आइसोबारिक. बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की. तो यहां पर प्रेशर से रिलेट कर लेना. तो यहां पर अगर किसी प्रोसेस में आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो तो वहां पर जो प्रोसेस का नाम होता है वो होता है हमारा आइसोबारिक. आगे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी का सिंपल मतलब हो गया कि जो भी पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी. और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बॉडी के टेंपरेचर पर डिपेंड करती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करती है कि बॉडी का वॉल्यूम कितना है. ठीक है पॉइंट. चलो जी आगे बात करते हैं साइन कन्वेक्शन. मींस आपको जो एनर्जी है वो कब पॉजिटिव लेनी है, जो वर्क है वो कब पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है. एक सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, आपका पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले जो हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और हीट गिवन out by the system मीन हीट एब्जॉर्ब जो हुई है बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होगी, और जो हीट गिवन आउट होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी. ठीक है. वर्क डन बाय द सिस्टम वो होगा पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम वो आपका होगा नेगेटिव. इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी. अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लोगे, और उसमें डिक्रीज आ रहा है तो वो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे. तो इस तरीके से आपका साइन कन्वेक्शन आता है. क्लियर है पॉइंट. चलो जी यहां पर एक पॉइंट आता है जो आपका पीवी ग्राफ होता है, तो जो उसके अंडर का एरिया होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो वर्क डन बाय द सिस्टम प्रोवाइड करता है. ठीक है. मतलब जैसे पीवी ग्राफ है तो इसके नीचे का जितना भी एरिया वो आपको वर्क डन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की. तो साइक्लिक प्रोसेस जैसे नाम से क्लियर है, साइकिल मतलब कि यहां पर क्या होगा कि पार्टिकल्स ने या किसी भी टाइप का प्रोसेस किया वो घूम फिर के वहीं पर ही आ गया, तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. मींस एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस. क्लियर पॉइंट. अगर ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहां पर आपका वर्क डन की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहां पर जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो होगी हमारी नेगेटिव. क्लियर पॉइंट. नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली 3 लॉज आते हैं. फर्स्ट लॉ आता है हमारा
जिसका नाम है जीरोथ लॉ। मींस यहाँ पर जीरो लॉ, जैसे इसमें क्या होता है, मतलब जीरो लॉ काफी बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जीरो से क्यों स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही कर लेते, तो स्टार्ट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही किया होता है, लेकिन बाद में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको फोर्थ नाम ना देके, मतलब आगे ना इंट्रोड्यूस करके उस, क्योंकि ये एक तरह से बेसिक लॉ था, तो उसको क्या नाम दे देगा, जीरोथ लॉ दे देगा। चलो नाम से तो ना फर्क नहीं पड़ता, आपको करना है कि इसका काम क्या है। तो इसमें क्या होता है, अगर ए या बी हमारी दो बॉडी है और वो सी बॉडी के साथ क्या कर रही है, सी बॉडी के साथ हमारा क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो जो ए और बी है वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आ जाता है सेकंड, आगे बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है, अगर आप क्या करें, किसी बॉडी को हीट एनर्जी दे रहे हो, तो वो हीट एनर्जी आपका क्या बेसिकली दो चीजों के लिए यूज होगी। सबसे पहले जो वो बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, मींस उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में, साथ साथ दूसरा वो क्या कर रही है, उस बॉडी पर काम करने में यूज होगी। तो मींस इंटरनल एनर्जी और वर्क जो हुआ है, इन दोनों को जो सम होगा वही हमारा क्या होगा, जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की है वो हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी होगी ये, तो वर्क डन और साथ साथ हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी, इन दोनों कामों में यूज हमारी होगी क्या, हीट एनर्जी। आ जाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, हमारा ये वैल्यू आ जाती है। बाकी काफी फॉर्मूलेज है, जैसे डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस का पी डेल्टा वी, हम ये यूज कर सकते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू एम एल, ये हमारा होता है, इसमें एम मतलब मास हो गया, एल मतलब हमारी लेटेंट हीट होगी, तो डी क्यू क्या हो गया, हमारी हीट एनर्जी होगी, तो कितनी हीट एनर्जी थी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, मींस फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस का इनिशियल इंटरनल एनर्जी, उसमें हम चेंज निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम ग्राफ्स को कैसे सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। अब जो हमारे पीवी ग्राफ है, तो सबसे पहले पीवी ग्राफ में अगर वहां पर सिंपल एक हमारी लाइन है, तो वो जो लाइन है, लाइन से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, वर्क डन की वैल्यू मिलेगी, अगर वहां पर हम प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे बात करते हैं जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मींस हमारा ग्राफ में क्या बना है, इस तरीके से कर्व बनाया और उसके नीचे का जो एरिया है, जो ट्रेपीजियम की फॉर्म में, अगर हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो हमें वर्क डन की वैल्यू देगा। साथ साथ अगर हमारे पास क्या बना है, एक क्लोज पाथ बना हुआ है, तो उस क्लोज फिगर हम पूरा एरिया निकाल देंगे, तो वो भी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो भी हमें वर्क की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे हमारे यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है पीवी ग्राफ, इसमें हमारे पास एक प्रोसेस हुआ है ए बी सी, तो यहां पर अगर हमें वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं बी से लेके सी तक। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी डेल्टा वी के। तो बी से लेके सी तक वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, अब आप ध्यान से देखो, बी से लेके सी तक वॉल्यूम का तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम हो गया चेंज जीरो, और प्रेशर हमारा कितना हुआ है 20 से 40। तो पी डेल्टा वी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो जीरो की मल्टीप्लाई प्रेशर से करेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी बी कितना आ जाएगा, वो हमारा जीरो आ जाएगा। आगे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी एट बी। तो बी पर जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी, तो दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आप ए पे निकालो और एक आप अपना बी पे निकालो, तो और फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना, आपकी ऐसे आ जाएगी। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, सिंपल, बी में से सी आपका वॉल्यूम का डिफरेंस कर दो, तो बी से लेके बी से लेके ए तक हमें बी पर निकालनी है, तो ए से लेके बी तक आया था, तो बी से ए तक हमारी जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमारा 2 चेंज हुआ है, मींस 3 - 1 हमारा 2 चेंज हुआ है 2, और साथ साथ यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना वो है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2, वो हमारी इंटरनल एनर्जी आ गई हमारी 40 जूल। ऐसे ही अगर हम अपना इंटरनल एनर्जी निकालना चाहे ए पर हमारी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम तो फिक्स है 1 और हमारी जो प्रेशर है वो है 20, तो 20 × 1 हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो हमारी 20 आ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर हीट निकालना चाहेंगे, तो हीट हमारी किसके इक्वल होती है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस का हमारा डेल्टा डब्ल्यू हमारा इक्वल होगा। मीन जो भी वर्क डन है, मान लो बी से सी निकालना है, आपको एनर्जी कितनी दी गई, तो बी से सी आपने काम कितना किया, साथ साथ आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, इन दोनों का आप सम कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, हीट ट्रांसफर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की, जो कि फर्स्ट लॉ से निकल के आते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस का डी डब्ल्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। साथ साथ चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो वहां पर जो हीट की वैल्यू होगी वो एक तरह से लेटेंट हीट यूज होगी ना, तो एमएल के इक्वल होगा। और अगर आपका टेम्परेचर में राइज हो रहा है तो जो हीट एनर्जी की वैल्यू होगी वो एम सी डेल्टा टी के इक्वल हमारी होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपल, वही फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे तो आपका चेंज आ जाएगा। और जो 1 जूल होता है वो हमारा 4.28 कैलोरी के इक्वल हमारा होता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी,
आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो स्पेसिफिक हीट जो आप लास्ट चैप्टर में थर्मल, जो हमने लास्ट चैप्टर का रिवीजन किया था, उन सब जो जितने भी चैप्टर है उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से रिवाइज कर सकते हो दूसरे चैप्टर को। अभी इस चैप्टर को करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी हीट को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। क्लियर पॉइंट? चलो जी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल देंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। और यहां पर आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होता है? वहां पर हम 1 ग्राम की बॉडी ले रहे थे, यहां पर हम क्या ले लेंगे? 1 मोल ऑफ बॉडी ले लेंगे। तो बाकी सब कुछ हमारा सेम ही रहेगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हमने वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, जो हमारा सीपी होता है वो सीवी से ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर सीपी है, सीपी में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो जो हमारी एनर्जी है वो हमारे दो कामों में यूज होती है। एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, साथ साथ हमारा वर्क डन करने में भी यूज होती है। तो जो हमारी सीपी की वैल्यू होती है वो हमारी ज्यादा होती है विद कंपैरिजन टू सीवी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो ये सब आप वहां पर लिख सकते हो। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट रिलेशन, जो कि सीपी और सीवी का एक रिलेशन है। मीन सीपी माइनस का सीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? हमारा आर के इक्वल होता है। इसको हम मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। और जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो आर किसके इक्वल आता है? आर इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन हमारे इसके इक्वल आता है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि होते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाय जे। इसमें जे मतलब हमारी जूल, मतलब जो एनर्जी हो गई वो, और सीपी माइनस का सीवी इज इक्वल टू स्मॉल आर। और स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एम। और जो एक तरीके से m मतलब हमारा क्या हो गया? जो भी हमारा मोलिकुलर मास है वो। आगे बात करते हैं हीट लॉस और गेन बाय द बॉडी। तो हीट लॉस और हीट जो हमारी लॉस और गेन होगी वो हमारी इक्वली ही होगी हमेशा, क्योंकि हीट कभी भी एक तरह से वो है ना, एनर्जी है ना, और एनर्जी तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी क्रिएट नहीं होगा, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो किसके को आती है? Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है वो, और Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी अगर हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर आता है। तो ये आ जाएगा हीट गेन और लॉस के लिए। आगे बात करते हैं वर्क डन इन थर्मल प्रोसेस। तो इसके जो डेरिवेशन है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप फॉर्मूला देख सकते हो। फॉर्मूले कुछ इस तरीके से आपके आ जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। मींस फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन आती है। सबसे पहले इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मींस ट्रांसफर ऑफ हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा वो हमें नहीं ये बताता, बस यही तो बताता है कि हीट, हमने हीट दी और हमारा काम हो गया और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। बाकी ट्रांसफर, हीट ऑफ ट्रांसफर किस साइड से किस साइड हुआ उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आगे बात करते हैं डज नॉट टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी कोई कंडीशन के बारे में नहीं बताता फर्स्ट लॉ जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी, मींस हीट एनर्जी को कितने एक्सटेंट तक बढ़ाएं कि हमारा जो वर्क डन है उसको हम मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले। तो ये इंफॉर्मेशन हमारा ये नहीं देता फर्स्ट लॉ, ये सब उसकी क्या आ जाती है? लिमिटेशन आ जाती है। आगे बात करते हैं हम अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब इसकी क्या आ जाती है? एक तरह से दो स्टेटमेंट आ जाती हैं। तो उसमें सिंपल, अगर सिंपल वर्ड में आप पहले समझो तो उसमें पॉइंट ये आता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हाई टेम्परेचर से हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ होती है। और अगर हम अपना स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो वो आती है, सबसे पहले आती है केल्विन्स प्लैंक्स स्टेटमेंट, जो कि है इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। मींस हम ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते या फिर ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो कि 100% आपका क्या करे? वर्क करे। मींस कुछ ना कुछ वहां पर वेस्टेज होगी। ये आपका आ जाता है केल्विन्स प्लैंक्स स्टेटमेंट। सेकंड क्या कहते हैं? कैल्सियस स्टेटमेंट, जो कि आती है इट इज इंपॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर हाई टेम्परेचर। मींस हम ऐसा कुछ एक सेल्फ एक्टिंग मशीन ऐसी कभी भी नहीं कर सकती कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्या कर दे? हीट को ट्रांसफर कर दे। या तो हमें बाहर से कोई एक ऐसी एजेंसी लगानी पड़ेगी, ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हो जाए। मींस नेचुरली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो नहीं कर सकती। ये आपका आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट। बात करते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा टेम्परेचर और जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आपका फ्लो करेगा। और साथ साथ एक्सटर्नल वर्क कैन नेवर
पावर भी 0 मींस अगर किसी बॉडी पर अगर आपको काम कराना है तो वहां से आपको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड ही करानी पड़ेगी। और साथ साथ जो आपका वर्क डन होगा वो कभी भी 100% नहीं होगा, वहां पर आपकी कुछ ना कुछ क्या आपकी होगी, वेस्टेज होगी। आप मतलब ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा सकते हो मशीन से, बट 100% कभी भी नहीं करवा सकते। आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सेकंड लॉ। तो लिमिटेशन क्या क्या आती है? इट कैन नॉट बी प्रूव्ड डायरेक्टली, मींस इस ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली मींस सिंपल न्यूमेरिकल्स को करके सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए काफी मतलब कि बहुत कैलकुलस और ये सब चीजें करनी पड़ती है। इट इज एप्लीकेबल टू अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल, मींस जो सेकंड लॉ है वो हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही लगता है। इट मेक्स नो प्रिडिक्शन एज व्हाट विल हैपन टू अंडर अ सर्टेन कंडीशन बट सिंपली स्टेट व्हाट विल हैपन अंडर अ गिवन कंडीशन, मींस सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि गिवन कंडीशन अगर ये है तो हमारा ये चीजें हो जाएगी, और अगर हमारी क्या कुछ भी सर्टेन कंडीशन कुछ भी हो जाए तो वहां के बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो सिंपल जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। क्लियर है पॉइंट? आगे बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल की जिस पॉइंट से जिस प्रोसेस से आप कोई मतलब कि एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हो, अगर उस साइक्लिक प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो उन्हीं प्रोसेस से, और यहां पर आपका कोई भी हीट का क्या हो लॉस ना हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसकी जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट आ जाती है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है। इसमें हमारी कंडीशन क्या होती है? प्रोसेस शुड बी कैरिड वेरी स्लोली, प्रोसेस हमेशा हमारा आपको स्लोली होगा। साथ साथ द डिस्पिसिव फोर्स सच एज विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इलास्टिसिटी शुड बी एब्सेंट। तो इसमें मतलब इस प्रोसेस में आपकी ये सब फोर्सेज क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए, तभी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। मींस आपने इधर से इधर तक काम किया और फिर इधर से वापस आप वही सेम काम करो इन रिवर्स ऑर्डर, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट एक जो प्रोसेस आता हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मींस जिसको आप वापस से नहीं कर सकते। मींस आपने एक तरीके से जो वेजिटेबल्स थी उनसे खाना बना लिया, अब खाने से आप क्या कर सकते हो? वेजिटेबल नहीं बना सकते। ये सिंपल से एक एग्जांपल आ जाते हैं। ये आ जाता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी जो एग्जांपल आ जाते हैं वो आ जाते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस, मींस गैस एक बार आपकी डिफ्यूज हो गई तो वो आपकी अलग से नहीं होगी, मतलब अपने आप अलग से नहीं होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे अगर एक बार रस्ट लग गया तो वो लग गया, वो ऐसे नहीं कि वो रखा अपने आप से ही हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट इनटू वाटर, आपका सोल्ट क्या वाटर में मिल गया, अब वो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये सब आपका क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th फिजिक्स। तो इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर पूरी फिजिक्स से रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वो डाउट हम वहां पर सिंपली क्लियर कर देंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट के लिंक्स हैं, और साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी, ब्लू स्काई पीसीएम पर भी काफी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है, और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आपके रील्स के थ्रू और सब चीजों के पोस्ट के थ्रू मैंने सब चीजें आपको नोट्स और जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा रखा है। तो YouTube चैनल को भी, साथ साथ Instagram पेज को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।